नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएससी का है, क्योंकि आपको अब लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई दे रही होगी। ये वो शो है जिसमें सिर्फ नेताओं के बयानों पर नहीं बल्कि आंकड़ों के चश्मे से हम बताते हैं कि जनता का भाव क्या है, क्या हो सकता है। और इसीलिए एक बहुत बड़ा पैनल आज हमारे साथ एनालिस्ट और सिफोलॉजिस्ट का भी है, जो हमारे साथ इस चर्चा में आज पीएससी में होगा। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, स्टूडियो में आ गए हैं। स्वागत है आपका। तो तीन, सबसे पहले प्रदीप गुप्ता जी, एमडी है एक्सिस माई इंडिया के, सिफोलॉजिस्ट, जिन्होंने आज नंबर्स दिए हैं। कुछ नंबर्स हमने लिए हैं। प्रोफेसर संजय कुमार, को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के, सिफोलॉजिस्ट हैं। और खास मेहमान एक एनालिस्ट के तौर पर आशुतोष जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। तो आइए सबसे पहला आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संसद में कहा है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400, तो फिर ये कैसे हो पाएगा मुमकिन। हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले कैसे पूरा होगा सपना। तो उन राज्यों को फोकस कर रहे हैं हम जिसमें उनकी वैसे ही मैक्सिमम, जिसको कहा जा सकता है, परफॉर्मेंस पिछली बार रही है। शुरुआत बिहार से 40 में से 39 सीटें जीत गई थी, सिर्फ एक में हार हुई थी। 97.5 यानी लगभग 98% का स्ट्राइक रेट बरकरार रखना होगा इसको। अगर आप सोच रहे हैं कि बीजेपी 370 और एनडीए, ये एनडीए के नंबर्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं बाय द वे, जिसमें बीजेपी और जेडीयू एक साथ लड़े थे। और देखिए 39, सिर्फ एक सीट गई थी कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसा आप कह सकते हैं एनडीए की लहर, मोदी की लहर चली थी बिहार में 19 में। मध्य प्रदेश पर आइए, यहां पर 28 की सीटें एक सिर्फ गई थी जिसमें हार मिली थी। यहां पर 96, लगभग 97% स्ट्राइक रेट। ये सब मैक्सिमम जिसको कहा जाता है, अंग्रेजी में शब्द सैचुरेशन पॉइंट, मतलब इससे आगे क्या। लेकिन इतना भी बरकरार रखने की चुनौती होगी। कर्नाटक पर आइए, 26 सीटों पर जीत और 2 में सिर्फ हार मिली थी। लगभग 93% का स्ट्राइक रेट कर्नाटक का है। कर्नाटक का स्ट्राइक रेट आपने देख लिया। अब आपको अगला राज्य दिखाते हैं, गुजरात। सभी की सभी सीटें 100% का स्ट्राइक रेट, 100% स्ट्राइक रेट मोदी के नाम पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था। राजस्थान पर आइए, 25 सीटें, एक सीट हालांकि आरएलपी की जो अभी 7 है, तो कुल मिलाकर ये 25 सीटें आप देख रहे हैं जो कि सारी की सारी बीजेपी की। तो कई ऐसे राज्य हैं, अभी तो देखते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों में 100% स्ट्राइक रेट रहा है बीजेपी का 19 में। अब आइए राजस्थान के बाद झारखंड, 12 सीटों पर जीत, 2 पर सिर्फ हार मिली थी, लगभग 86% स्ट्राइक रेट। छत्तीसगढ़ 9 सीटों पर जीत, 2 में हार, 82% का स्ट्राइक रेट। हरियाणा की 10 सीटें जहां पर सारी की सारी सीटों के साथ 100% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का रहा था। दिल्ली 7, 100% स्ट्राइक रेट, सभी की सभी जीतें बीजेपी ने जीती। उत्तराखंड 5 सीटें और सभी की सभी के जीत के साथ 100% स्ट्राइक रेट। हिमाचल में भी 4 की 4 सीटें, 100% स्ट्राइक रेट। गोवा 2 की 2 सीटें, 100% स्ट्राइक रेट। जम्मू 2, सभी सीटें जीती, यानी 100% स्ट्राइक रेट। कुल 210 सीटें इन्हीं राज्यों से आ गई थी एनडीए की झोली में। और जो एवरेज स्ट्राइक रेट था इनका, औसत स्ट्राइक रेट जिसे कहा जाता है, वो दिखा दीजिए अब। औसत स्ट्राइक रेट 94%, 94%। तो ये वो राज्य हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये तो सैचुरेशन पर है। मतलब ये प्रदीप जी उनको रिपीट करना होगा। जल्दी से इस पर एक बोल दीजिए, फिर हम अगला आंकड़ा दिखाएंगे जहां पर गुंजाइश बनती है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया, इन 12 राज्य और यूटीज में से करीब 5 में जो है 1 या 2 सीटें मिली थी विपक्ष पार्टियों को, और 100% स्ट्राइक रेट था 8 राज्यों में। 8 राज्य 100% स्ट्राइक रेट के साथ, और ये बड़े और बहुत मीडियम साइज के राज्य हैं। उसके बाद बड़ी बात इसके अंदर यह है कि इसको मेंटेन करना बीजेपी के लिए एक चुनौती हो सकती है। यदि 400 का आंकड़ा एनडीए को छूना है तो पहले इनको मेंटेन करना है इस स्ट्राइक रेट को, और अब गुंजाइश वाले राज्यों में पहुंचेंगे। हाँ। दूसरे गुंजाइश वाले राज्य जो है वो करीब 285 सीटें हैं, जिसपे कि बीजेपी और या एनडीए की कह लीजिए 114 सीटें आज की डेट यानी कि 19 के चुनाव में जीती थी। तो वो 114 को 161 जीतना पड़ेगा, तब जाके 400 आंकड़ों का जो
टारगेट दिया है पीएम मोदी ने उसको छू पाएंगे। और इसमें एक तीसरी और एक और कंडीशन है, हाँ। महाराष्ट्र जो कि सबसे सेकंड नंबर का वो भी स्टेट। दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बही खाता अब उन राज्यों का जहां पर गुंजाइश बनती है, और इसमें उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसके साथ कर रहे हैं हम शुरुआत। 80 में से 64 सीटें आई थी पिछली बार बीजेपी को, और 16 ये देखिए 16 में जो ये एसपी और बीएसपी का गठबंधन था, ज्यादा सीटें हालांकि आ गई थी मायावती को, और 5 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिली थी, ये देखिए। और 80 का तो यहां पर 80% स्ट्राइक रेट रहा था बीजेपी का, तो यहां पर गुंजाइश दिखती है। पश्चिम बंगाल जहां पर 18 सीटों पर जीत मिली थी, पहली बार इतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने वहां किया, तो 24 पर हार थी, वहां पर 43% स्ट्राइक रेट, तो उसको भी बीजेपी को बढ़ाना पड़ेगा। अगला राज्य तमिलनाडु, जहां पर 39 सीटें हैं, सिर्फ 1 सीट बीजेपी के पास आई थी, एक एनडीए को माफ कीजिएगा, हाँ बीजेपी वहां नहीं है, एनडीए को, तो ये 38 बाकी चली गई थी, तो यहां पर 2.5 बहुत पुअर परफॉर्मेंस, 3% है। आंध्र प्रदेश में कितनी गुंजाइश है, एक भी सीट नहीं आई, 25 सीटें वहां पर है। ओडिशा, हालांकि आपने देखा है कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर वहां पर जो मुख्यमंत्री है अभी, दोनों से ही अच्छी बातचीत चल रही है एनडीए को लेकर। लेकिन केरल पर आइए, केरल की सीटें, वहां पर भी 20 के 20 में एक भी सफलता नहीं, तो ये 0% वाली परफॉर्मेंस रही है 1, 2, 3 राज्यों में बीजेपी की, एनडीए की। तेलंगाना में आइए 4 सीटें मिली, 13 मिल गई थी विपक्ष को, तो 23% है स्ट्राइक रेट। असम में 9, 5, 64% स्ट्राइक रेट। पंजाब में 4 सीटें आई थी, 9 विपक्ष को, 30%, 31% के आसपास परफॉर्मेंस। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन उसको आप बराबरी का कह सकते हैं, क्योंकि 6 सीटें आई एनडीए को, तो 5 उधर गई, 54%। और कश्मीर में एक भी सीट नहीं आई, 3 सीटें वहां पर हैं, तो 114 सीटों पर पिछली बार इन जगहों पर जीत मिली थी। अगर 400 तक पहुंचना है तो एनडीए को चाहिए होंगी 161 सीटें, लेकिन जब यहां पर 114 का मामला था, तब उनका 2019 में स्ट्राइक रेट था एनडीए का 40%। ये देखिए आपके सामने आंकड़ा आ गया है, हार 171 में 40% ये स्ट्राइक रेट उनका रहा है। लेकिन अगर इन 114 की जगह अगर 161 जीतना है ताकि 400 का आंकड़ा पहुंच जाए, तब चाहिए उन्हें इन राज्यों में 57% जल्दी से एक कमेंट आपका। जैसे अंजना जी आपने बताया, बीजेपी या एनडीए के लिहाज से ये जो 285 सीटें, उनमें से भी मैं 4 स्टेट बताऊंगा ऐसे जिसमें बीजेपी ऑलमोस्ट या एनडीए 1 या 2 सीटें, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और पंजाब। इन चारों को मिला दें तो करीब 100 सीट बनती है, जहां पर एनडीए या बीजेपी की केवल 2 सीटें थी, केवल 2 सीटें, 100 में से 2 सीट। अब यहां पर जो है बीजेपी को गठबंधन का सहारा लेने की उम्मीद करनी पड़ेगी, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। अभी आपने अंकगणित की बात बता दी, तो अब एनडीए की बात कर ले तो बीजेपी को या सहारा लेना पड़ेगा अपने अलायंस पार्टनर का। एआईडीएमके की बात कर ले तमिलनाडु में, या बात कर लें आंध्र प्रदेश में, या तो वाईएसआरसीपी या तो टीडीपी, जो कि 2 प्रमुख पार्टियां, जगनमोहन रेड्डी या फिर चंद्रबाबू नायडू, दोनों में से कहीं दोनों तरफ न डोरे डाल रहे हो। और तीसरे नंबर पे पंजाब, जहां पर पे उनको अपने पुराने पार्टनर जो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, अकाली दल का सहारा लेना पड़ेगा। तो इन 100 में से स्ट्राइक रेट जब तक 40-50 सीटें यहाँ नहीं आएंगी, जब तक 400 का आंकड़ा, 47 सीटें इन्हें यहाँ पर बढ़ानी है ना, ताकि वो 161 पे पहुंच जाएं। 114 अभी आई थी। चलिए अब महाराष्ट्र, चूंकि ये एक यूनिक केस है, बिहार में तो मामला फिर से वही हो गया, वापस एनडीए में आ गए हैं नीतीश बाबू पलट के। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा, क्योंकि जो इंडिया टुडे का सालाना सर्वे है वो ये इशारा कर रहा है कि जो पार्टियां टूटी और जो हिस्सा बीजेपी के साथ आया, वो मान्यता तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें मुख्य पार्टी का मिल गया, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। तो महाराष्ट्र एक अलग केस है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे से अलग है और वो एनडीए के साथ है। इधर अजित पवार साथ में है और दूसरी तरफ शरद पवार है। तो पिछली बार 2019 में 41 सीटों पर जीत मिली थी, हार 7 पर 85.4% की परफॉर्मेंस थी। बीजेपी की 23, शिवसेना की 18 सीटें आई थी। ये बरकरार रख पाना, 18 सीटें एनसीपी शिंदे गुट के पास जीतना होगा, है ना, ये वाला मामला समझाइए। ऐसा हुआ कि पिछले बार 2:2 था, यानी कि एनसीपी कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा, हाँ। और शिवसेना बीजेपी 2:2 था। अब ऐसा दिया अंक गणित के मुताबिक, यदि देखें आप,
तो करीब 75% शिवसेना का टूट के एनडीए में शामिल हो गया कह सकते हैं, और 75% ही एनसीपी का टूट के इस बार एनडीए में 3:3 हो गया है, बीजेपी प्लस शिंदे गुट प्लस अजित पवार नहीं गुट। अंजना उधर जी, हाँ, अंक गणित में देखें तो जो 2:2 था, आज की डेट में 2.5 एनडीए की तरफ है और 1.5 जो है उसकी तरफ है, आपके यूपीए या कांग्रेस कह सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी चीज है केमिस्ट्री की, यहां पर असली केमिस्ट्री काम आती है। जैसे आपने बताया कि क्या ये 2.5 पिछले रिकॉर्ड को मेंटेन करने में सफल हो पाएगा, या जो दूसरा तबका है जिसको आप इंडिया गठबंधन कहते हैं वो इसके आगे निकल जाएगा। चलिए अब जल्दी से एक दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं कि आखिर पिछली बार कौन सी ऐसी सीटें थी जो बहुत कम मार्जिन से बीजेपी हारी थी। उसके बाद चर्चा की शुरुआत कर देंगे। 2019 में जहां पर हारी थी बीजेपी 5,000 से कम सीटों से, ऐसी सिर्फ 2 सीटें थी। 5 से 10,000 के बीच वाली 4 सीटें थी जिन पर वो हारे थे। 10,000 से 20,000 के मार्जिन से वो हारे थे 2 सीटों पर। 20 से 30,000 वाली 3 सीटें थी। 30 से 50 वाली 4 सीटें थी। अब हम आपको बता देते हैं कि जहां बीजेपी की जीत हुई थी 5,000 से कम वाले में, दोनों तरफ से इसको देखना होगा कहीं स्लिप ना हो जाए। अगर 5,000 से कम से हारे थे, ऐसी भी 5 सीटें हैं जो उनकी पास से निकल सकती हैं। 5 से 10,000 वाली 5 थी, 10 से 25,000 वाली 15 थी। जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं 2014 में, 2019 में, वो आंकड़े अब हम आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। उनको आप देखते रहिए, राज्यवार तरीके से समझते रहिए। लेकिन चुनौती बड़ी है, और वो चुनौती ऐसी है, देखिए 136 ऐसी सीटें हैं जहां पर 50% से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीती थी, और वहीं 224 सीटें कुल हैं। लेकिन इन सब के बीच चुनौती है कि एक तो सैचुरेशन स्टेट्स में परफॉर्मेंस रिपीट करनी है गौरव भाटिया जी, और दूसरी तरफ भारत के दक्षिणी हिस्से के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका खाता भी नहीं खुला था। वहां पर आपको नंबर गेम अपना ऊपर करना होगा, तभी पीएम ने एनडीए को जो टास्क दे दिया है 400 वाला, उसको आप पूरा कर पाएंगे। कैसे मुमकिन होगा? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो ये बहुत शुभ संकेत हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आज चर्चा ये नहीं हो रही कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि हर कोई जानता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने वाली है। आज चुनावी मुद्दा यह है कि 400 पार हो जाएगा या उससे भी आगे गाड़ी जाके रुकेगी। और मैं समझता हूं कि बहुत ही आपने अच्छा एक आकलन किया है, लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि जब लहर आती है किसी पार्टी की, जब किसी नेता की विश्वसनीयता चरम सीमा पर हो और जनता का विश्वास उस नेता पे हो, तो ये आंकड़े और डायसेक्शन धरा का धरा रह जाता है। और हमने ये देखा, जो असंभव को संभव कर दे उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। किसी ने नहीं सोचा था कि 2014 में 282 पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। नरेंद्र मोदी जी ने संभव करके दिखाया। 2019 में कोई भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल ऐसा नहीं था जिसने कहा था कि भाजपा की 303 सीटें आएंगी, लेकिन आ गई। एक शुभ संकेत मूड ऑफ द नेशन जो आपका बड़ा ही व्यापक सर्वे है उससे आया सामने, उसमें आपने बीजेपी को 304 सीटें दिखाई, मतलब 1 सीट ज्यादा। तो हम ये कहेंगे, सीटों से तो हम सहमत नहीं है क्योंकि हमारा मानना है कि हम 370 पार करेंगे, लेकिन जो रुझान है वो आपका काफी एक्यूरेट है और ठीक दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, उत्तर प्रदेश में आपने 64 सीटें हमारी पिछली बार आई थी जब सपा और बसपा, 2 क्षेत्रीय दल जो वहां मजबूत हैं, उनका गठबंधन हुआ था। इस बार 80 में 80 हमारी आ रही हैं। और ये संकेत कहां से आता है? जो गांधी परिवार की सबसे मजबूत सीट है रायबरेली, सोनिया गांधी जी वो छोड़ के मैदान भागी, बोरिया बिस्तर लपेटा। वो जानती हैं जनता का सामना नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, और वो चली गई राज्यसभा का नामांकन करने। 16 सीटें तो यहां बढ़ी। दूसरा पश्चिम बंगाल, हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, संदेश खाली में क्या हो रहा है। हमने देखा किस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न हो रहा है, और एक महिला नेत्री चुप्पी साधे हुई है। पिछली बार 2 सीटों से हम 18 पे आ गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार 30 का आंकड़ा भी पार कर जाए और नया कीर्तिमान बढ़ाए, मतलब 12 सीटें यहां भी बढ़ सकती हैं। ओडिशा में मैं आपको फिर से बता दूं,
कि वहां की जनता चाहती है जो विकास कार्य केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए वहां पे हमारी सीटें बढ़ने जा रही हैं। पिछली बार 8 सीटें थी, कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार 20 का आंकड़ा पार हो जाए, यहां भी सीटें जोड़ेंगी। इसी तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने जा रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, देखिए ठीक है, फारूक अब्दुल्ला का क्या वक्तव्य कल आया, वो भी कह रहे हैं मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा। अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, मिलिंद दोहरा चले गए, और इसी के साथ हमारा जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। और कल का जो समाचार था, कौन सी असली एनसीपी है, आपने महाराष्ट्र की बात करी तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी वाली भी हमारे साथ है और असली एनसीपी भी हमारे साथ है। महाराष्ट्र में 48 में 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और ये इसलिए है क्योंकि आज हर नागरिक को यकीन है कि अगर एक नेता है जो भारत को आगे बढ़ा सकता है, जो उनके लिए हमेशा कार्य करता रहता है ईमानदारी से, वो नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, और जब आलोक जी की बारी है, आप रुक जाइए, मैं लौट तो ये जो बैसाखी वाली पार्टियां हैं, ये ज्यादा दूर तक चल नहीं पाती। ठीक है आलोक जी, एक मौका आप लोग भी दीजिए, कोई टारगेट बताइए कि क्या टारगेट है आप लोगों का, ताकि प्रदीप जी फिर कलम और वो लेकर बैठे। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर 303 पिछली बार आया था, ये एक सच्चाई है। वहां से पीएम 370 और एनडीए के लिए 400 की बात कर रहे हैं, इसीलिए उन राज्यों पर रिसर्च हो रहा है कि कहां कहां पर गुंजाइश बनती है। आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे तो लगता 450 कहना चाहिए। आकलन भी मेरा और आकलन करने वाले भी मेरे, तो 450 क्यों ना। मुद्दे की बात यह है कि क्या मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा, क्या केवल इन आंकड़ों के ऊपर ही चुनाव होगा? क्या ये पार पार का जो खेल है, ये साइकोलॉजिकल वॉर गेम तो नहीं है कि मोदी जी वहां से कुछ कहेंगे, फिर 4 लोग और कहेंगे, फिर 4 लोग और कहेंगे। हरियाणा में मुझे याद है पिछले चुनाव में अब की बार 75 पार आए थे, 40। कर्नाटक में अभी थोड़े दिन पहले ही पिछले साल 160 पार था। हिमाचल के अंदर 40 पार था, आए कितने थे? 24। दिल्ली में भी 60 पार था, सरकार पिछले 1993 के बाद तो सरकार नहीं बनी है। राजस्थान में अभी चुनाव होने के बाद एक ही बाई इलेक्शन हुआ था, उस कैंडिडेट को एमएलए ना बने हुए भी उसको मंत्री बना दिया गया था, वो भी हार गया और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से हारा। तो मुझे लगता है कि दूसरा पहलू भी देखा जाना चाहिए। और अगर इतना 400 पार और 500 पार हो ही रहा है तो काहे को ईडी सीबीआई को परेशान कर रखा है? इस सरकार को गिराओ, इस एमएलए को गिराओ, इस एमएलए को खरीद ले जाओ, इस इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में कर लो, सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी खाओ। इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? मेरा मानना है कि पिछली बार और इस बार में तमाम फर्क हैं और मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा। मोदी जी अगर स्वयं के अपने भी भाषण 2013-14 के सुन लेंगे तो उनको स्वयं को लज्जा आएगी कि मैंने क्या क्या कहा था। इनकम टैक्स वालों को बहुत पैसा दे रहे थे वो, और 15 लाख और 100 स्मार्ट सिटी। हर बार गोल पोस्ट बदलिए, आप पूरी तरह से सरकारी पैसे पे चुनाव प्रचार कीजिए और जनता को गुमराह कीजिए। किसान आज भी वहां पर तड़प रहे हैं, उनके लिए कीलें खड़ी कर दीजिए और कहिए कि साहब मैं तो एमएसपी भी दे दूंगा, मैं तो ये भी दे दूंगा, मैं तो वो भी दे दूंगा। 2022 के तमाम आंकड़े आप देख लीजिए, किसानों की आय डबल हो रही थी, वो घट के 32 से 27 रुपए पर आ गई, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो। मोदी जी है ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। फिर मैं कहूंगा आकलन भी मेरा, आकलन करने वाले भी मेरे। 400 क्यों, 500 की बात क्यों ना की जाए? और अगर इतनी दिक्कत थी तो मुझे बता दीजिए ना भाई, आपको क्यों सरकारें गिरानी पड़ रही? ठीक है, जिनको अभी अमित शाह जी कहते थे कि दरवाजे बंद हैं, उनको भी साथ ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि डर है। केवल मोदी जी आ गए हैं, हाइपोथेटिकल एक इमेज बनाई जाए, साइकोलॉजिकल वॉर गेम किया जाए, ईडी सीबीआई को सबके पीछे छोड़ दिया जाए। इतनी फटकार लगने के बाद भी ये सरकार निर्लज्जता से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अभी भी कह रहे 400 पार। अरे भाई क्या मतलब, आप लोग कहीं ईवीएम को अपने घर में बना रहे हैं क्या? किस मुद्दे पर आप कह रहे हैं? क्या महंगाई कम हो गई? ये अंजना जी हमारे साथ राजस्थान में खूब चुनाव में प्रचार करती थी। क्या गंगानगर का पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या वहां पर महंगाई कम हो गई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए राजस्थान में? क्या महिलाओं पर अत्याचार कम हो गए? हाँ। लेकिन मुद्दों की बात नहीं होगी। मुद्दों की बात तो आपको किस लिए बुलाते हैं? मुद्दा ये तो बताने के लिए बुलाते हैं। फिर कहूंगा अंजना जी, मुद्दों की बात
और सवाल सारा विपक्ष से खींच होंगे। सामने वाले मीडिया पर निकालिए। मैं नहीं कह रहा मीडिया से, मैं मीडिया के ऊपर इतने नहीं कह रहा। खींच से नहीं मैं चलेगा कह रहा सर। मैं खींच की बात ही एक नहीं कर रहा। एनालिस्ट के तौर पर मुझे बताइए ना, आप लोगों का क्या टारगेट है? आप कौन केवल- से एक सेकंड गौरव जी, कौन से स्टेट्स में अच्छी परफॉर्मेंस है आप मुझे बताइए। कहां कहां पर आपको उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा करेंगे? आप अपना नंबर्स बताइए ना, आप नंबर्स बताइए, अभी दिखाएंगे देखिए, सामने। मैंने पहले भी कहा, उसकी चर्चा करें, मैंने बताइए। पहले भी कहा हाँ। कि ना तो मैं ज्योतिषी हूं ना ईवीएम मेरे कब्जे में। अच्छा, ये टारगेट तो नहीं देंगे। अभी भी गौरव भाटिया जी ने कहा कि मोदी जी हैं तो सरकार आ जाती, मतलब कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं की। मोदी जी भाषण देते हैं संसद में, 10 मिनट का भाषण होता है, उसमें 50 बार 70 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। गौरव भाटिया जी अभी कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे भाई आपने क्या किया देश के लिए वो तो बताइए ना। गौरव भाटिया जी बड़े अच्छे राजनीतिक वो हैं, नेता हैं। गौरव भाटिया जी, आपने कहा कि किसी भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ने 2019 की आपकी जो जीत हुई एनडीए और बीजेपी की, उसको बताया नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी है, 3 दिन पहले अभी एमबीए की क्लासरूम में ये डिलीवर्ड किया गया कि ये किस तरह से प्रिडिक्शन किया गया था, जिसमें पूरे के पूरे स्टेट, पूरे के पूरे वोट शेयर, सीट शेयर आइडेंटिकल मैचिंग थे। ये तो आंकड़े हैं जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और साथ में हम कह भी रहे हैं, ये भी तो आंकड़े बताए मैंने कि 100 सीटें ऐसी थी, राज्यों के नाम बताए जहां केवल एनडीए की 2 सीटें आई थी, 100 में से 2। अब उसको क्या कहिएगा? तो वहां पर मेहनत करने की जरूरत है ठीक है एनडीए को। संजय जी ये नंबर्स क्या बता रहे हैं? देखिए, ये नंबर्स यही बता रहे हैं। अगर आप 2014, 2019 और इनके जो नतीजे हुए 2014 और 19 के लोकसभा के, वो ये बता रहा है बीजेपी का स्ट्रेंथ कहां कहां है, एनडीए की स्ट्रेंथ कहां है, कहां गुंजाइश है एनडीए बढ़ सकती है, और कहां गुंजाइश है लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। कई ऐसे राज्यों का जिक्र किया जहां पर 95% सक्सेस रेट है। तो ये आंकड़े ये बता रहे हैं गुंजाइश है यहां भी, लेकिन गुंजाइश की क्या स्कोप बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेशन पर है। लेकिन 2014 के बाद 2019 के चुनाव में भी यही बात होती थी। राजस्थान में 2014 में 25 सीटें जीत ली, तो क्या 2019 में वो रिपीट कर पाएगा? गुजरात के बारे में यही चर्चा होती थी। और कुछ ऐसे राज्यों के बारे में जिक्र किया गया जहां पर बीजेपी के लिए तो शायद बहुत गुंजाइश नहीं है। जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे थे, 114 सीटें जीती हुई हैं, और अगर एनडीए को 300-400 पार करना है तो उन्हें 161-162 सीटें जीतनी होंगी। और वहां स्ट्राइक रेट जो उनका 44-45% था, वहां से बढ़ा के उनको लगभग 60-65% करना पड़ेगा। और बहुत केयरफुली यह बताया गया कि यहाँ एनडीए की बढ़त हो सकती है, बीजेपी बहुत नहीं बढ़ सकती। जैसे तमिलनाडु है, आंध्रा है, केरल है, केरल में तो उसकी भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन ऐसे 2-3 राज्य हैं जहां पर बीजेपी अपना तो आंकड़ा नहीं बढ़ा सकती। तो जो 370 का जो आंकड़ा है, शायद उस पर चर्चा हम बहुत, कम से कम मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अचीवेबल है। 370 तो नहीं पहुंच सकती बीजेपी, ऐसा मैं मानता हूं आंकड़ों के नजरिए से। लेकिन शायद 400 का आंकड़ा पार करने की गुंजाइश एनडीए के लिए अभी भी है, लेकिन वो अभी भी इसी के लिए है क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके 370 नहीं जाएगी, उन्हें अलायंस बनाने पड़ेंगे। आंध्रा में उसकी गुंजाइश है, तमिलनाडु में उसकी गुंजाइश है, पंजाब में भी अभी उसकी गुंजाइश है। फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया जब बीजेपी के साथ जाने पर, तो इस पर उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो ये कश्मीर की भी 3 सीटों पर लगता है इनकी नजर है। ये सब पूछेंगे गौरव जी से, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी का आपका कमेंट पीएम के 370-400 वाले बयान पर, और वीज़ा-वी जब हम ये स्टेट्स और ये नंबर्स देखते हैं, क्या समझ में आता है? पहली बात तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। हर चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हो, जाहिर सी बात है वो एक ऐसा नंबर फेंकते हैं जिसपे उनका कार्डर कम से कम एंथ्यूज रहे, एक टारगेट के लिए काम करे, इसलिए उस संदर्भ में इसको देखता हूं। दूसरी बात, आज की तारीख में मैं स्ट्राइक रेट को बिल्कुल इररिलेवेंट मानता हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि जिस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 50% के ऊपर है, वहां उस 50% के वोट शेयर को मेंटेन कर पाएगी या नहीं मेंटेन कर पाए। क्योंकि फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम अगर आपका 2% वोट शेयर भी गिरता है तो उससे आपका स्ट्राइक रेट ड्रास्टिकली बहुत कम हो सकता है। आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, विधानसभा के चुनाव में 40% वोट शेयर उससे मेंटेन कर रखा, गुजरात के अंदर लगातार 38% वोट शेयर मेंटेन कर रखा, बट लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 0 है। तो दिल्ली का उदाहरण अगर आप देखें तो दिल्ली में एक विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 56% वोट मिलता है और 67 और 62% सीटें मिलती हैं।
लोकसभा के चुनाव में वही आम आदमी पार्टी 18% वोट में चली जाती है, 0 सीटें उसको मिलती। तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कितने परसेंट है। लगभग 13-14 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिलता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना स्ट्राइक रेट अगर 100% भी कर ले तो भी क्या उसकी सीटों में क्या जबरदस्त इजाफा होने वाला? बिल्कुल इजाफा नहीं होगा। अगर वो अपना वोट शेयर 60% की जगह 75% कर ले तब भी क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटों में जबरदस्त इजाफा होने? बिल्कुल नहीं होने वाला। 3 राज्य हैं जो दरअसल तय करेंगे, एक महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटका और तीसरा राज्य है बंगाल। इन तीनों को अगर मिला लें तो 116 सीटें होती हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर 41 सीटें मिली थी। क्या इस बार 41 का आंकड़ा जोड़ सकती? आपका अपना सर्वे कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 41 नहीं बल्कि उसमें 19 सीटों की घटोत्तरी हो सकती है। क्या बंगाल के अंदर वो 18 सीटें मेंटेन कर सकती है? मुझे लगता है कि इस बार बहुत मुश्किल है, हालांकि कोशिश बहुत हो रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तीसरा, क्या कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी 28 में से 26 सीटें अपने गठबंधन के साथ ही साथ मेंटेन कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती। और बल्कि उसने अपनी जीती हुई कुछ सीटें इस बार जनता दल सेक्युलर को देना है, जो उसकी कमजोरी की निशानी। तो मेरा अपना मानना यह कि महत्वपूर्ण चुनाव में यह नहीं कि बीजेपी 400 सीट पाती है, 500 या 300। महत्वपूर्ण यह कि बहुमत का आंकड़ा उसके पास आता या नहीं आता। और अगर बहुमत का आंकड़ा छूती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि लगातार तीसरी बार बहुमत का आंकड़ा एक ऐसी पार्टी जिसने कभी बहुमत का आंकड़ा 2014 के पहले नहीं किया था, बड़ी उपलब्धि होगी। और तब उनकी तुलना कांग्रेस पार्टी से होगी जिन्होंने 51, 56 और 62 में लगातार 3 बार चुनाव जीता था। चलिए ठीक है गौरव जी, आप इसका भी जवाब दीजिएगा। और महाराष्ट्र आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज दिखता है, क्योंकि हमारा पिछला सर्वे इंडिया टुडे का वो ये साफ इशारा कर रहा है कि लोग इनको, चाहे वो शिंदे साहब है उनको ओरिजिनल शिवसेना नहीं मान रहे हैं या अजीत गुट को नहीं मान रहे हैं। और दूसरा, आंध्र प्रदेश में कौन साथ आएगा, चंद्रबाबू नायडू या जगन मोहन रेड्डी? किसके लिए, किस पर आप लोग इस बार बाजी लगा रहे हैं? और फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया एनडीए को लेकर तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्या मामला है? अंजना जी, सारा मामला अगर पीएससी पे बता देंगे ना तो लोग कहेंगे रिगिंग हो गई। इसलिए मैं समझता हूं थोड़ा सा इंतजार करिए, आप देखेंगी कैसे एनडीए और मजबूत होगा। लेकिन प्रदीप जी अभी कह रहे थे कि हमारा उनसे बैर है। मैं प्रदीप जी से एक बात कहूंगा, बहुत ही सम्मानित चुनाव विश्लेषक हैं और ये बात सही है कि उनका आकलन सटीक बैठता है। हम तो कहेंगे आपके मुंह में घी शक्कर प्रदीप जी, आपने तो 304 सीटें भाजपा को अकेले दी हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा, सह सम्मान, हम लोग भी जमीन पे जाते हैं, अभी प्रचार की शुरुआत भी नहीं हुई है। और भारत में सबसे बड़ा स्टार प्रचारक जिसकी विश्वसनीयता हिमालय की चोटी की तरह है कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे बड़ा माइक्रो मैनेजर कोई है अगर राजनीति का चाणक्य तो वो अमित शाह जी हैं। संगठन में कोई निपुण है तो वो हमारे पास जेपी नड्डा जी हैं। ये हमारी जो तिकड़ी है ना, ये हमें विश्वास देती है कि लाखों लाखों करोड़ों जो हमारे कार्यकर्ता जो लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराएगा और 370 पार हो जाएगा। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी कह रही थी भाजपा पार पार का खेल खेलती है। अरे कांग्रेस पार्टी, आप भी तो पार का ही खेल खेलते हो। आज तो हर कोई राहुल गांधी से कह रहा है हमारी नैया कौन पार लगाएगा, तो पार पार का गेम तो आप भी खेल रहे हो। और देखिए, जो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा आ रही है, बड़ी गाड़ी का इंजन जो है वो फेल हो गया है। अब तो साइकिल का पहिया लगा के उस गाड़ी को आगे खींचा जा रहा है। इसकी 2 वजह है। जब इंजन अपना मजबूत नहीं होता है तो कभी लालटेन कभी साइकिल ये कोशिश करती है कि ये जो पुरानी टूटी फूटी बिना इंजन की गाड़ी है इसको आगे बढ़ाए। और दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि जो ड्राइवर है ना इस कांग्रेस गाड़ी का, ये एक्सीडेंट बहुत करता है। इसीलिए आपने देखा जो स्टीयरिंग व्हील था अंजना जी, वो तेजस्वी यादव के हाथ में था, राहुल गांधी तो बगल में बैठे थे। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में आज राजनीतिक हैसियत कांग्रेस पार्टी की बची नहीं है। तीसरी बात, क्योंकि बात हो रही थी विश्लेषण की, आंकड़ों की, इसलिए उपलब्धियों पे हमने बात नहीं करी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उपलब्धियों की कोई कमी है। हमें याद रखना चाहिए 3 असंभव कार्य, अनुच्छेद 370 हटाना, भव्य राम मंदिर बनाना और यूसीसी लागू करना उत्तराखंड में। वो करके दिखाया, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, मोदी जी की गारंटी। इसके साथ कोविड की महामारी में 220 करोड़ टीके, पहला चुनाव है कोविड की महामारी के बाद। 80 करोड़
हमारे भारतीय भाइयों को 3 साल तक राशन देना किसने संभव किया? क्या ये सही नहीं है? ऐतिहासिक कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी। 3 करोड़ लखपति हमारी बहनें बन गई, उनको घर मिल गया। क्या ये छोटी बात है? 11 करोड़ ऐसे घर हैं जहां नल में जल आ रहा है, क्या ये छोटी बात है? और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार देखिए। 352 करोड़ रुपए जनता की जो गाड़ी कमाई है वो मिली धीरज साहू के यहां से, एक शब्द नहीं बोला। तभी तो सोनिया गांधी भागी, उनको पता है इस बार रायबरेली भी हारेगी। और मैं एक बात और आशुतोष जी की बात पे कह दूं, आशुतोष जी बहुत सम्मान से एक बात कहता हूं, 28 में 28 सीटें कर्नाटका में हमारी आएंगी, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें आएंगी, और 10 प्रदेश से ज्यादा ऐसे प्रदेश होंगे, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जहां 100% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। ये इसलिए है क्योंकि 10 साल रात दिन मेहनत करी है, ईमानदारी से करी है, उस दामन पे कोई दाग नहीं है, उस दामन में केवल अगर खुशबू है तो वो ईमानदारी और मेहनत की है, वो दामन है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है आशुतोष जी, एक छोटा रिस्पॉन्स दे रहे, फिर आलोक जा रहे हैं। मैं तो खाली भारतीय जनता पार्टी से एक ही सवाल पूछूंगा कि केरल में 20 सीटें हैं, तमिलनाडु में 40 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 26 सीटें, कुल 86 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट है। तमिलनाडु में 39। हाँ, एक अगर पुडुचेरी के जोड़ ले तो, पुडुचेरी का जोड़ ले तो, हाँ, तो 86 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 0 स्ट्राइक रेट है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी सीटों को 40% बढ़ाएगी या 50% बढ़ाएगी? यहां पे नरेंद्र मोदी का जादू क्यों नहीं चलता है अगर हिमालय की चोटी की तरीके से महान है तो? हमारी वहां सीटें कम हैं, लेकिन आशुतोष जी हम इतनी बड़ी पार्टी बन के वहां उभरेंगे, तभी 370 का आंकड़ा पार होगा, और इस असंभव काम को भी कोई संभव करेगा तो वो हमारा नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी। आलोक जी, राहुल गांधी एक जोड़ो यात्रा तो उनकी खत्म हो चुकी है दक्षिण से उत्तर तक, अब इधर से उधर जा रहे हैं, और आप अभी भी आप लोगों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है कि हम स्पष्ट बहुमत लाएंगे, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट जनादेश लाएगी? ये कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है ना आलोक जी? मुझे लगता है अपनी पार्टी की बात कीजिए आप। मैं बिल्कुल पूरी अपनी पार्टी की ही बात करूंगा। मैं बीजेपी की तरह कांग्रेस नहीं रटूंगा कि वे जो विपक्षी दल की ही बात केवल करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है। मैं अपनी ही बात करूंगा, मैं देश की बात करूंगा, मुद्दों की बात करूंगा। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हर हाल में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा, और केवल 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, एनडीए गठबंधन में कम से कम 125 सीटें कम होंगी, और इसको पूरा भरपाई कर नहीं पाएंगे। कोई अर्थमेटिक और केमिस्ट्री और फिजिक्स और सब चीजें दरख्ती रह जाएंगी। अब इन्होंने कहा साहब यूसीसी हम ले आए, हाँ, वो लिव इन रिलेशनशिप का, जो बच्चे लिव इन में रहेंगे, जो लोग रहेंगे, वो थाने में बता देंगे ये यूसीसी है इनका। किस देश को आप गुमराह कर रहे हैं? ना उसके अंदर ट्राइबल है, ना एससी है, ना रिजर्वेशन की कोई बात है, ना बाहर से आने वाली लड़कियां जो शादी करेंगी उसका कोई जिक्र है, लेकिन बस लिव इन में रहेंगे, वो थाने में रिपोर्ट कर देंगे ये यूसीसी आ गया है। देश को गुमराह करने का काम आप करते हैं। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़वा दिया। अभी कोई कह रहा 3 करोड़ मकान दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दिए, मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ दिए, गौरव भाटिया जी 5 करोड़ कह के जा सकते हैं। मैं तो 3 करोड़ को भी चैलेंज करता हूं, मुझे वो वेबसाइट बता दीजिए या किस डिपार्टमेंट ने बनाए हैं 3 करोड़ मकान, वो देश की जनता को आज तक के माध्यम से आप बता दीजिए। 252 करोड़ मिल गए, 352। अरे भाई, नोटबंदी में एक बैंक में जिसमें आप ही के चाणक्य डायरेक्टर रहे थे, कितना पैसा जमा हुआ था, आज तक कोई जांच नहीं हुई। और नोटबंदी के नाम पर वोट मांगिए ना आप। एक वो व्यक्ति था अहमदाबाद में, 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपया कैश मिला था, वो कहां चला गया? कितने लोग वहां से बाहर से आप पकड़ कर लेकर आ गए? कितने लोगों को आपने सजा दिलवा दी? गौरव भाटिया जी तो वकील हैं, मैं तो पूछ रहा हूं, एक FIR बताइए 2014 के बाद, और एक भ्रष्टाचारी कन्विक्ट हो गया, उसका नाम बताइए। केवल ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, और आप केवल देश को बांट रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर रहे। एक बार दोनों सोफोलॉजिस्ट से भी मुझे एक आइडिया लेना चाहिए। ये जो मुद्दे आलोक जी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ जो मुद्दे गौरव जी उठा रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, किसका पलड़ा हावी होता हुआ दिख रहा है आपको, प्रदीप जी? देखिए, मैंने आप दोनों को टाइट स्पॉट में डाल दिया। नहीं, टाइट बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हमारे लिए कोई टाइट स्पॉट नहीं है, क्योंकि हम तो कोई पॉलिटिशियन है नहीं। मुद्दे की बात यह है कि हर आने वाला कल, हर जाने वाले कल से बेहतर होगा, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह और डाउट नहीं है। किसके लिए बेहतर होगा? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अब किसके लिए बेहतर होगा,
तो दूसरी बात, तमाम तरह की समस्याएं जो आलोक जी ने गिनाई है वो बिल्कुल पहले 50 साल पहले भी थी और अगले 50 साल बाद भी रहेंगी। सवाल है कि उनको निपटा पाने में, सुलझा पाने में कौन उपयुक्त है, जनता उसके हिसाब से उसके साथ जाती है और उसको चुनाव जिताती है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में क्या होगा प्रदीप जी? ममता दी ने तो इंडिया गठबंधन वाला पूरा बोझ ही हटा दिया है सिर से। वो अपने दम पर, जिस तरह से वो जुझारू हैं, जिस तरह से वो मैदान में उतरती हैं, बहुत सारे मुद्दे संदेश खाली का वो अभी जिक्र कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक बड़ी क्षेत्रीय नेत्री है वहां की, जिनको 18 से आप अचानक अगर सोचे कि हम बहुत ज्यादा कमाल करेंगे, पश्चिम बंगाल में होता हुआ नहीं दिख रहा है। और आंध्र प्रदेश में भी होगा तो अलायंस का आपको एक पार्टनर ऐसे पर बाजी लगानी होगी जो इस बार अच्छी परफॉर्मेंस करे, टीडीपी और वाईसीआरसीपी में। बिल्कुल, दोनों प्रदेश जिसकी चर्चा आपने करी, बंगाल और आंध्र प्रदेश, दोनों जगह पे गठबंधन के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। हाँ। बंगाल के अंदर यदि कांग्रेस का गठबंधन होता है और लेफ्ट भी है वहां, ये नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस लेफ्ट का और टीएमसी का यदि गठबंधन होता है तो कुछ आंकड़े भिन्न आने की उम्मीद है, नहीं होता है तो भिन्न आने की उम्मीद है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में यदि बीजेपी इन किस क्षेत्रीय पार्टी वाईएसआरसीपी और टीडीपी से गठबंधन कर पाती है तो आंकड़े उसके हिसाब से आएंगे, नहीं कर पाती है तो पिछली बार बीजेपी को 0 सीट मिली थी, एनडीए की कोई सवाल ही नहीं आया था। तो उस हिसाब से है। तो सारा खेल जो है, अंक गणित तो ये तो हिस्ट्री है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि केमिस्ट्री मतलब है कि कौन किसके साथ सफलतापूर्वक गठबंधन बना पाने में सक्षम होता है। उसके बीच में भी वहां अंक आ जाता है, सबको सबसे ज्यादा सीटें चाहिए, चाहे जिसकी जितनी ताकत हो। अब संजय जी के लिए सेकंड नंबर का ग्राफिक्स है, एक बार दिखा लीजिए सर, पेपर उठा लीजिए। जो सेकंड नंबर ग्राफिक्स है, कौन से स्टेट में आपको लगता है कि बेहतर हो सकता है? उत्तर प्रदेश 64 आई थी पिछली बार, इस बार एसपी बीएसपी का कोई गठबंधन नहीं बन रहा है, इंडिया गठबंधन वहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। एसपी शायद कांग्रेस के साथ कर ले, आरएलडी भी निकल गया है। 64 से कहां जा सकते हैं, एक एक करके। पश्चिम बंगाल, कौन से स्टेट्स में आपको लगता है सीटें बढ़ सकती है? ये पूरा लिस्ट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है? देखिए, यूपी में मुझे लगता है बिल्कुल संभावना है। अगर आप पिछले चुनाव से देखें, पिछले चुनाव में 62 थी बीजेपी के पास और 2 थी उनके अलायंस के पास। हाँ। पूरी संभावना है। मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा कि अगर उनके कोई 77-78 सीटें आ जाएं तो। राम मंदिर का भी इन्फ्लुएंस रहेगा? बिल्कुल होगा, वो फैक्टर जरूर होगा। पश्चिम बंगाल, जिस तरह से हकीकत आज यहां पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी 2-4 सीटें बढ़ा सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। तमिलनाडु, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, तमिलनाडु, आंध्रा, ये 2 ऐसे राज्य जहां बीजेपी स्वयं अपनी सीटें नहीं बढ़ा सकती, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा अलायंस किया, अच्छा अलायंस मतलब आंध्रा में इसी के लिए देरी हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि टीडीपी के साथ जाएं या वाईएसआरसीपी के साथ जाएं, किसी के साथ भी गठबंधन करेंगे एनडीए को फायदा होगा, बीजेपी को भी फायदा होगा, क्योंकि सीट बंटवारे में उन्हें कम से कम 1-2 सीटें तो मिलेंगी और वो बीजेपी के खाते में जा सकता है। उड़ीसा, पूरी संभावना मुझे दिखाई पड़ती है। आज 8 सीटें थी लगभग, अगर वो 15-16 हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा लोकसभा के चुनाव में। केरल में कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है, शायद एक आध सीट निकाल लें, क्योंकि केरल में उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो 3-4 सीटों पर बहुत फोकस कर रहे हैं। हो सकता है एक आध सीटें, वो सरप्राइज हो सकता है। तेलंगाना 2-3 सीटें बढ़ सकती है बिल्कुल। असम में भी ये गुंजाइश बनी रहेगी, 9 सीटें उनके पास थी, 5 सीटें कांग्रेस के पास और उनके गठबंधन के पास थी, 1-2 सीटों की गुंजाइश वहां भी मुझे दिखाई पड़ती है। पंजाब में अलायंस के साथ गुंजाइश है, बिना अलायंस के साथ कोई गुंजाइश नहीं। बाकी मुझे लगता है कि हाँ, तो कई राज्यों में गुंजाइश है। बीजेपी स्वयं अपनी सीटें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकती, लेकिन अलायंस के साथ वो एनडीए का खाता बढ़ा सकती। सिर्फ 2-2 लाइन का रिमार्क आशुतोष जी आपके साथ शुरू करते हुए, ये नंबर्स, कुछ राज्यों में गुंजाइश दिख रही है और कई ऐसे राज्य हैं सैचुरेशन वाले, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अगर आप जमीन पर जाएंगे तो दिखती है कि 100% स्ट्राइक रेट शायद फिर हो। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो उत्तर भारत पिछली बार था, जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट था, वहां सारी सीटें रिटेन करेंगे। इस बात की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि हमको गुजरात में सारी सीटें रिटेन हो जाएंगी या फिर मध्य प्रदेश। मैं दूसरी बात कहना चाहता, मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में जो 3 राज्य मैंने बताए हैं, अगर वहां सब्सटैंशियल गेन करती है तब तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से बहुमत मिलेगा। अगर गेन नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े के लिए भी स्ट्रगल करेगी। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि जितने घोटालेबाज थे काफी कुछ बीजेपी में चले गए हैं, कुछ बचे हैं, उनके साथ बीजेपी पूरा टाई अप करने का प्रयास कर रही है। लेकिन देश की जनता अब समझ गई है और मोदी जी के भी जो यू टर्न्स हैं और मोदी जी के जो झूठे भाषण हैं वो भी देश की जनता समझ गई है।
आदर्श घोटाले वालों को भी ले लो, सृजन वालों को भी ले लो, 71,000 करोड़ वालों को भी, सबको ले लो और वॉशिंग मशीन में धो दो और फिर भ्रष्टाचार पे भाषण दो कि मैं भ्रष्टाचार दूर करने आ रहा हूं। बेरोजगारी चरम पे हो, महंगाई चरम पे हो और चीन कब्जा करके बैठा हो, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता हो भ्रष्टाचार के नाम पर, तो मुझे लगता है देश की जनता हमसे ज्यादा चिंतन और मनन के साथ वोट डालेगी। इस बार बीजेपी बाहर। स्पष्ट बहुमत आएगा कांग्रेस को? पूरी तरह से। कितनी सीटें? कांग्रेस की अकेले 200 प्लस। 200 प्लस। गौरव भाटिया जी, लास्ट कमेंट छोटा सा। चलिए, शो के अंत तक आपने एक नंबर तो दिया। देखिए, ऐसा है, इन्होंने 200 प्लस कह दिया। हाँ। 200 प्लस कहा है, 1 जीरो कम कर दीजिए, 20 सीटों से नीचे कांग्रेस पार्टी रह जाएगी। और ये कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ है क्लैरिटी, नरेंद्र मोदी जी हमारे लीडर हैं, एनडीए के सारे घटक दल उनको अपना नेता मानते हैं। दूसरी तरफ है कंफ्यूजन, जो राहुल गांधी का पर्याय है। इनका ना कोई घमंडिया का कन्वीनर है, ना सीट शेयरिंग हुआ और ना पीएम फेस है। और मैं कहता हूं, देखिए, विरोधाभास तो आपके चैनल पे है। आज ये कह रहे हैं आपकी सीट शेयरिंग तो आपकी भी नहीं हो पाई है सर। सीट शेयरिंग आपकी भी नहीं हो पाई है। एक तरफा पूरा दिखाई देता है सबको। लास्ट कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। गौरव जी सुनिए, प्रदीप भाई को भी केवल इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग दिखाई देती है, अंजना जी, एनडीए की नहीं दिखाई देती। इसलिए मैंने शुरू में कहा ना, आकलन भी मेरा और आकलन करने वाले भी मेरे। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारा कसूर प्रदीप जी का। तरीका ही ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। मेरे साथी हैं, इनको रुमाल में भिजवा दूंगा, ये सदमे में है। ये बात कर रहे हैं मैं अकेले कांग्रेस की करूंगा और फिर घमंडिया पे चले गए। क्या नीतीश कुमार आपको छोड़ के नहीं गए हैं? क्या ये सच नहीं है? अशोक चौहान ने छोड़ दिया। आप आदर्श घोटाले वाले थे ना, जिसके लिए मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी इनको लोकसभा का टिकट क्यों देती है, और आप कहते हैं क्या देश से माफी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री? वजह से बीच में ना भ्रष्टाचारी को अपने घर में बुला लिया। ठीक है, प्लीज प्लीज आलोक जी, स्टूडियो में आप आपका ऑडियो भी डाउन नहीं कर सकते, टाइम खत्म हो गया है। सिर्फ 2 लाइन में समराइज मेरे घर में आ जाएंगे, 2 लाइन में समराइज भाषण दूंगा और जनता चुपचाप सुनेगी। अरे छोड़िए, मैं आलोक जी की जवाब कोई बात जवाब दे दूं। हेमंत बिश्व शर्मा पर सीडी निकलेगी, फिर वो आ जाएंगे। सुवेंदु अधिकारी बहुत भ्रष्ट थे, फिर वो आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अभी नोटिस दे देगी। बेचारे 2 महीने गायब थे अंजना जी। ईडी और सीबीआई मुझे दे दो, अगर सारे गठबंधन को नोएडा में इकट्ठा करके ना खड़ा कर दो इंडिया गठबंधन को। ठीक है, गौरव जी वापस जल्दी से, सिर्फ 2 लाइन का कमेंट, सिर्फ 2 लाइन का आपसे लंबी सांस लीजिए जल्दी से, 2 लाइन गौरव जी। पहुंच जाते हैं मोदी जी ने सबको पूरे देश को। देखिए, 2 बातों का उत्तर जल्दी जल्दी दे दूं। पहली बात, इन्होंने कहा 80 करोड़ भारतीयों को राशन दिया, कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ, उपलब्धि वो थी जब यूपीए के समय में राशन सड़ता था और सर्वोच्च न्यायालय कहता था गरीबों में इसको बंटवाओ, और जब आप घोटाले करते थे और वेबसाइट का नाम मांग रहे थे transformingindia.mygov.in, लिख लीजिए। और कौन से डिपार्टमेंट की वेबसाइट है? 3 करोड़ कौन से डिपार्टमेंट की वेबसाइट है? 1 करोड़ शहरी घर है। बताइए ना भाई, कौन से वेबसाइट के डिपार्टमेंट है? कौन से डिपार्टमेंट ने 3 करोड़ मकान बनाए? खंबार जाइए, बताइए ना जरा उसका, उस डिपार्टमेंट का नाम बताइए। कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया? जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं। अरे चलिए अंजना जी, फिर वही देखिए हरकत कर रहे हैं ये। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं संसद में खड़े होकर प्रदीप जी पे डायरेक्ट अटैक था, इसलिए प्रदीप जी 2 लाइन का कमेंट देना चाहते हैं। आलोक जी नहीं, आलोक जी ने कहा कि अरे मैं आपसे भैया माफी, आपका जब अंडा आएगा ना उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तब बात करेंगे। ठीक है। आलोक जी ने कहा कि प्रदीप गुप्ता को एनडीए गठबंधन की सीटें दिखाई देती है, इंडिया की नहीं दिखाई देती। तो भाई, मैंने सबसे पहले कहा कि एनडीए का कोई गठबंधन ही नहीं है जहां 100 सीटें हैं, जहां पे कि उनको करने की सख्त जरूरत है। दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन ही बता दे कि पूरे के पूरे देश के अंदर किन सीटों पे, किन राज्यों में क्या तय हो चुका है, तो उसकी हम चर्चा कर लें। पहले आप तो तय कर लीजिए, जो आप तय करेंगे उसी की तो ना हम चर्चा करेंगे। और इंडिया गठबंधन जब बना और फोटो खिंचाया गया, तब हर बैठक पे नॉन स्टॉप कवरेज, सीट्स का आकलन होता रहा। लेकिन अगर आपके बिछड़ रहे हैं बारी बारी, तो संभालना आपको पड़ेगा, कोई और नहीं कर देगा आपके लिए। खैर, पीएससी में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।